कक्षा 12वीं इतिहास का अध्याय नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो कि आपकी दूसरी किताब से है। ठीक है, तो दूसरी किताब का पहला चैप्टर है ये, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। और इस वीडियो के अंदर हम साइड बाय साइड इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए जो है हेल्पफुल होने वाले हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। तो आप शेयर कर दीजिएगा, फिर चाहे आप किसी भी मीडियम से हो, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो। और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं आप चैनल पर जा करके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अध्याय का नाम आपने देख लिया है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के नजरिए से। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि समझ में आ जाए, नहीं आया तो फिर दोबारा देखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, तो अगर आपने अपना काम कर लिया है तो हम अपना काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि टॉपिक का नाम ही है यात्रियों के नज़रियों से, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में यही आना चाहिए कि जो यात्री होते हैं यानी जो लोग हैं वो यात्रा करते क्यों हैं, ज़रूरी क्या है यात्रा करना। क्यों लोग अपने घर से किसी और के घर जाते हैं, या क्यों अपने शहर से किसी और शहर में जाते हैं, क्यों अपने राज्य से किसी और राज्य में जाते हैं, क्यों एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इसके कई सारे रीजन जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि उनके राज्य में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गया हो जिस वजह से उनको वहां से माइग्रेट करना पड़े, या हो सकता है भाई कमाने के लिए जाना पड़े, है कि नहीं। हम भी माइग्रेट करते हैं, अभी भी किया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक देश से दूसरे देश जाया जाता है। अब कोई व्यक्ति जो एक देश से दूसरे देश गया है, तो एक तो रीजन हो गया कि हो सकता है भाई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ वगैरह पड़ा हो, सूखा आ गया हो, भूकंप वगैरह आ गया हो, और वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा जो है नुकसान हुआ, उस वजह से जा सकते हैं। दूसरा भाई रोजगार की तलाश में जा सकते हैं, जैसे महिला पुरुष ने क्या करा, रोजगार की तलाश हेतु यात्रा की। डेफिनेटली भाई हम भी आते हैं, कोई गांव से शहर आता है, कोई शहर से कहीं जाता है व्यापार करने के लिए, रोजगार करने के लिए। या फिर व्यापारी वगैरह होते हैं, जैसे सैनिक हो गए, पंडित वगैरह हो गए, तीर्थ यात्री हो गए। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हर एक स्टेट से लोग निकल के कहाँ जा रहे होंगे, उत्तराखंड वगैरह जा रहे हैं। तो जा रहे हैं, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मतलब हर एक ट्रैवलिंग के पीछे एक कुछ ना कुछ पर्पस तो होता है, बेवजह तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कोई माउंट, हमें पता है भाई माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट के ऊपर लोग चढ़ जाते हैं, या ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, बंजी जंपिंग वगैरह समथिंग, कुछ इस तरह के रिस्की काम करते हैं जो साहस को दिखाते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का कितना साहस है। तो कुछ लोग ना अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए भी जाते हैं, या किसी से प्रेरित होकर के भी जाते हैं, किसी से इंस्पायर हो जाएंगे तब भी वो जाएंगे। जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग करके आए होंगे, आप अपने दोस्तों में बताओगे यार वो जगह ना ऐसी ऐसी थी, ये थी वो थी, तो वो भी इंस्पायर हो जाएगा कि यार मैं भी चलता हूँ। ठीक है, तो यात्रा जब व्यक्ति करता है, क्या वो यात्रा करने के लिए निकल गया, तो आपको पता चल गया कि यात्रा के रीजन बेसिकली क्या होंगे, उद्देश्य क्या होते हैं। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके लिए हो गया, या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उससे बचने के लिए लोग जाते हैं, ऐसा फ्लड आ गया, ड्रॉट पड़ गया, अर्थक्वेक वगैरह, भूस्खलन वगैरह हो जाता, सुनामी वगैरह आ गई है। ठीक है, या फिर मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, वो व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। भाई सैनिक हो गए, जैसे कोई सैनिक है, लेट सपोज कि वो बिहार के अंदर है, तो फिर पता लगे कि भाई जरूरत पड़ेगी असम में, तो वो असम में चले जाएंगे, तो माइग्रेट हो गए। हर एक के पीछे क्या होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है। और या फिर ट्रैवलिंग से भाई, कुछ ट्रैवलिंग अगर आपने करी है, या आपने किसी से सुना कि यार फलाना फलाना जगह तो बड़ी मजेदार है, तो आप भी क्या हो जाओगे, इंस्पायर हो जाओगे कि हम चलते हैं वहां पर। और कुछ जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं लोग, इस तरह की चीजें जो करते हैं, तो वो साहस को अपना दिखाते हैं, अपने, ठीक है, हुनर को दिखाते हैं कि भाई हम जा सकते हैं रिस्क लेकर के। तो यात्रा करने का पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता है। तो अब जब ट्रैवलिंग की जाती है तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग करने में ना कुछ डिफिकल्टीज या समस्याएं जिसको आप कहते हो वो आती होगी डेफिनेटली। अब ये एशियन टाइम से ही है, यानी कि स्टार्टिंग से ही है, ऐसा नहीं कि अभी आती है। हाँ, समस्याओं की प्रकृति चेंज हो गई है, उसका नेचर चेंज जरूर हो गया होगा, लेकिन अभी भी जो है दिक्कत है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था भाई, यात्रा पैदल करनी पड़ती थी तो लंबा समय लगता था, अभी समय थोड़ा कम लगता है, लेकिन अभी भी टाइम तो लगता ही है। दूसरा, सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अगर आप एशियन टाइम से सोचोगे तो सोचो, सुविधाएं नहीं मिलेंगी, जंगल से जाना है, बाढ़ से जाना है, कहाँ से जाना है उनको कुछ नहीं पता। कोई फोरकास्ट नहीं है, कोई पहले से किसी जगह के बारे में पता नहीं है कि वो क्या है, दिक सूचक लेके निकल गए केवल दिशाओं को देख करके। अभी तो आप मैप खोलते हो पहुंच जाते हो, है कि नहीं। समुद्र के रास्ते से जा रहा हो तो भाई समुद्री लुटेरों का भय रहता है, फियर ऑफ पायरेट्स, भाई वो भी है। ठीक है, और नेचुरल डिजास्टर तो है ही, वो तो कहीं भी होगा। बीमारी, कि आप कहीं जा रहे हो उस एरिया में क्या पता किस प्रकार की बीमारियां हो, वहाँ का एटमोसफेयर जो है वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे आप एक प्लेन रीजन में रहते हैं,
और अगर आपको पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया जाए तो डेफिनेटली आपके साथ जो है प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, या डेजर्ट एरिया में भेज दिया जाए तो वहाँ पे दिक्कत होने लगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो प्ले करता है। दूसरा, ये मतलब दूसरा क्या और भी हो गया, जैसे रास्ता भटक सकता है व्यक्ति। अब आज के टाइम में तो आपको पता है कि भाई मैप है या वगैरह कुछ ना कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन भटक तो आज भी जाते हैं लोग, जहाँ पर मैप काम नहीं कर रहा हो या कहीं काम नहीं कर रहा हो, कोई चीज का अगर टेक्नोलॉजी जहाँ पे काम नहीं करती है। बट पहले के टाइम में सोचो तो और ज्यादा, अब रास्ता भटक के जंगल में चले गए, अब वहाँ जंगली जानवर कोई आसपास होगा नहीं होगा, आपके पास किस प्रकार के हथियार हैं, उससे आप बच पाओगे कि नहीं बच पाओगे, ये सारी समस्याएं जो है यात्राओं के दौरान में स्टार्टिंग टाइम पीरियड में आया करते थे। ठीक है, तो लोग यात्रा क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि यात्रा करने के मेन रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है। जो पीपल्स जो है ट्रैवलिंग करते हैं वो विजिट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, या एक रीजन से दूसरे रीजन में। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रैवलिंग के दौरान में वो किस प्रकार की हैं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब आप कितना खाना वगैरह लेकर के जो निकलते हैं लोग, वो कितना लेके गए, वो पर्याप्त है कि नहीं है। भाई जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे पानी होगा कि नहीं होगा, आंधी आ रही है, रहने लायक मतलब जगह होंगे, घर होंगे कि नहीं होंगे, ये सब कुछ जो है वो एक समस्या है। तो यात्रा का तो आपको उद्देश्य समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से भारत के अंदर भी भारत के अंदर भी विदेश से बहुत सारे लोग आए भारत को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, भारत को एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें से आपको इस चैप्टर में मेन 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। एक है अल बिरूनी, दूसरा है इबन बतूता, तीसरा है फ्रांसवा बर्नियर। तो इन 3 व्यक्ति के बारे में तो आपको मेन पढ़ना है। और भी लोग हैं जो भारत में आए थे, जैसे कि मार्को पोलो जो कि 13th सेंचुरी में आए थे। ये कहाँ से आए थे, तो ये वेनिस से आए थे। ठीक है, और इन्होंने जो, अब जैसे कोई यात्री एक देश से दूसरे देश, या आप भी कहीं जाते हैं तो आप चीजों को क्या करते हैं ना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्योंकि आपके लिए वो एक नई चीज है, या तो आप किसी से इंस्पायर होकर के उस जगह जाते हैं, या आप एक्सीडेंटली अचानक पहुंच जाते हैं। तो आप क्या करोगे, अब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करोगे वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, किस चीज के लिए क्या बोला जाता है। अब देखते होंगे ना कि जैसे हमारा देश तो वैसे भी डाइवर्सिटी का कंट्री है भाई। आप यहाँ तो जगह जगह पे चीजें चेंज हो जाती हैं। आप यहाँ से राजस्थान चले गए तो पहनावा बदल जाएगा, भाषा बदल जाएगी, है कि नहीं। फिर किसी और स्टेट चले जाओगे तो वहां भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, खाना पीना जो है वो बदल जाता है। तो ये चीजें ना क्या करी जाती है, ऑब्जर्व की जाती है। जब आप ट्रैवलिंग पे निकलोगे तो आप क्या करोगे, इसको राइट डाउन करना शुरू कर दो कि मैं फलाना जगह गया था और यहाँ पर ये चीजें हुई। कुछ यूनिक चीजें हो जाती हैं कि अरे यार ये देखो, जैसे आपके कोई मान लो कोई फ्रूट है, या लेट सपोज कोई भी कोई चीज है, कोई खाना है, आपके यहाँ उसको कुछ और बोला जाता है, आप किसी और स्टेट चले गए और वहां पे कुछ और बोला जा रहा है, तो आपके लिए यूनिक हो जाएगा, अरे यार यहाँ पर ये चीज बोलता है, आप क्या करो, नोट डाउन कर लोगे। इसी प्रकार से जब भारत के अंदर भी लोग यात्रा करने के लिए आए, क्योंकि ठीक है, भारत भी एक फोकस्ड कंट्री हमेशा से ही रहा है। ठीक है, सबके लिए। तो 3 जो मुख्य थे जिनको आपको इस चैप्टर में पढ़ना है वो तो हो गए अल बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। उनके अलावा जो और लोग आए, जैसे कि मार्को पोलो मैंने बताया जो 13th सेंचुरी में आए थे, फ्रॉम वेनिस से आए थे। ठीक है, अब मार्को पोलो के विवरण से, यानी कि इन्होंने जो कंडीशन बताई है, जैसे भाई भारत में है तो अब यहाँ के लोगों के बारे में ये भी लिखेंगे। तो इन्होंने दक्षिण भारत की बात करी है इसके अंदर, साउथ इंडिया की। ठीक है, तो साउथ इंडिया में किस प्रकार का वहाँ का समाज है, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन किस प्रकार की साउथ इंडिया की, ये हमें किससे पता चलता है, तो मार्को पोलो से। ठीक है, इस प्रकार से आपके सवाल बनेंगे, और इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि साउथ इंडिया के बारे में, या साउथ इंडिया की जो सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके बारे में किसने डिस्क्राइब करा है, तो मार्को पोलो ने, जो कि वेनिस से 13th सेंचुरी में आए थे। फिर निकितन जो रूस से आए थे 15th सेंचुरी में। ठीक है, सैयद अली रईस जो तुर्की से आए थे 16th सेंचुरी में। फादर मानसरेत जो स्पेन से आए थे, ये अकबर के दरबार में गए थे। तो एक इंपॉर्टेंट हो गया, जब अकबर का शासन यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, तब ये वहां पर आए थे। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आए थे 17th सेंचुरी के अंदर। अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो थे वो समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तो दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति हो गए हमारे मार्को पोलो आपके अध्याय के अनुसार, और दूसरे हो गए अब्दुल रज्जाक। और इन्होंने कालीकट, ठीक है, कालीकट जो उड़ीसा का पुराना नाम है, तो उसने कालीकट बंदरगाह को देख उसके आधार पर भारत को एक विचित्र देश बताया। मंगलोर में बने एक मंदिर की प्रशंसा भी की, और विजयनगर का भी इसमें वर्णन है। विजयनगर आपके चैप्टर में, आपके इसी साल आपको विजयनगर भी पढ़ना है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तेनालीरामा वाला, ये ध्यान रखना है। तो विजयनगर के बारे में वर्णन किसने किया, अब्दुल रज्जाक ने किया था। ठीक है, 1440 में आए थे ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं, शेख अली हाजिन जो और लोग आए 1740 के डिकेड में आए थे। भारत से अत्यधिक निराश हुआ था ये, तो ये पहला व्यक्ति है जो भैया भारत से निराश हुआ तथा भारत को एक घृणित देश इसने बोल दिया था।
है ना, वेरी डिसअपॉइंटेड विद इंडिया एंड कॉल्ड इंडिया डिस्कस्टिंग कंट्री। अब कोई व्यक्ति कहीं यात्रा करता है, मतलब किसी ने कुछ और बताया भाई फलाना फलाना होता है, ये चीजें हैं, ये भी आ गया होगा ताक में, तो आया तो भाई पता लगे कि अरे यार, मतलब आपके जो होते हैं ना, कि आप जो सोच करके जाते हो, जो डिजायर्स लेके पहुंचे, और अगर वो फुलफिल ना हो तो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। लेकिन सबके लिए बेकार नहीं है। तो शेख अली हाजिन जो है, इन्होंने भारत को एक डिस्कस्टिंग कंट्री बोल दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, महमूद वली वल्की 17वीं सेंचुरी में आए थे, भारत से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया बंदा यहाँ। अब वहीं शेख अली अली हाजिन है, जिन्होंने डिस्कस्टिंग कंट्री बोल दी, और वहीं पर मोहम्मद वली वल्की है, ठीक है, जो सन्यासी बन गए थे यहाँ पर आकर के, एक मॉन्क बन गए, इतना इंप्रेस हुए थे हमारे देश से। ठीक है, दुआर्ते बरबोसा 1580 ईस्वी में, यानी कि एडी में आए थे ये पुर्तगाल से दक्षिण भारत की यात्रा की थी इन्होंने। भारत में सबसे पहले जो विदेशी यात्री करने आया था 1498 में, ठीक है, नाम बताना मेरे को नीचे कौन है वो। फिर वो 1503 में दोबारा आए थे, ठीक है, पुर्तगाल से आए थे वो भी। तो आपको अगर पता है तो नीचे नाम कमेंट करके बताना। तो क्या कहते हैं, दुआर्ते बरबोसा 1518 ईस्वी में पुर्तगाल से दक्षिण भारत की यात्रा की थी इन्होंने। और उसके बाद है बैप्टिस्ट तेवेनियर, जो कि 17वीं सेंचुरी में फ्रांसीसी जोहरी है। ठीक है, जोहरी समझते हो ना, ज्वेलर वगैरह का जो देखते हैं, तो फ्रेंच ज्वेलर हैं ये, जिन्होंने भारत की कम से कम 6 बार यात्रा की थी। तो 6 बार यात्रा करने वाले कौन है, वेम्टिस तेवेनियर। और भारत, इसमें देखो अगर आप इंपोर्टेंट देखोगे ना पूरे इन दोनों चीजों के अंदर, तो मार्को पोलो इंपोर्टेंट है। हम आगे चले गए, हमें पीछे जाना है ना, ये वाला, हाँ। तो इसमें अगर आप इंपोर्टेंट देखोगे तो मार्को पोलो इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने साउथ इंडिया के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया था। निकेतन तो रूस से आए 15वीं सेंचुरी में, सैयद अली रईस तुर्की से 16वीं सेंचुरी में आए। अकबर के दरबार में जो आए थे वो कौन थे, फादर मान से, जो स्पेन से आए थे। ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, इन्होंने यहाँ के मंदिर की भी प्रशंसा की, और विजयनगर के बारे में भी इन्होंने वर्णन किया था, अब्दुल रज्जाक। और शेख अली हाजिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने भारत को एक डिस्कस्टिंग कंट्री बोल दिया। ठीक है, क्योंकि भारत से काफी ज्यादा निराश हुआ था। और वहीं पर महमूद वली वल्की, ये इतने ज्यादा इंस्पायर हुए, इंप्रेस हुए हमारे देश से, कि यहाँ पर मोंक बन गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको नाम याद रखना है, वो है बैप्टिस्ट तेवेनियर, जिन्होंने भारत की 6 बार कम से कम यात्रा करी थी। बाकी हम अपने मेन जो है इसके अंदर इबन बतूता, अल बिरूनी और फ्रांस बर्नियर, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम आगे की तरफ, और हम शुरू करेंगे लाइन वाइज इन सभी के बारे में। तो अल बिरूनी के जीवन से हम जो है शुरू करने जा रहे हैं, द लाइफ ऑफ अल बिरूनी। ठीक है, तो अल बिरूनी का जन्म 973 यानी 973 एडी में ख्वाजरिम, जो कि अभी उज्बेकिस्तान के अंदर है, तो यहाँ पर हुआ था। तो अल बिरूनी कहाँ से थे, ख्वाजरिम, जो कि उज्बेकिस्तान का एक राज्य है। ठीक है, ख्वाजरिम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और अल बिरूनी ने उस समय सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करी थी। ठीक है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आएगी यहाँ पर, कि आपको तो ध्यान रखना ही है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ में क्या करो ना, आप कनेक्ट होकर के पढ़ते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल बिरूनी, अब भाई इतिहासकार के बारे में आप पढ़ रहे हो, वो इतना पढ़ा लिखा था, इसको बहुत सारे लैंग्वेज की जानकारी थी, इतना पढ़ा लिखा था, तो डेफिनेटली कहीं से पढ़ लिख करके आया होगा। कहाँ से पढ़ के आया था, ख्वाजरिम से, क्योंकि वहीं पर रहता था, वहीं पैदा हुआ है 1973 में। और उस वक्त की सबसे बेहतरीन, जो बेस्ट एजुकेशन थी ना अवेलेबल एट दैट टाइम, वो इसने रिसीव करी। ठीक है, ये कई भाषाओं में ज्ञाता था, स्कॉलर था, प्रोफिशिएंट था बिल्कुल, बहुत सारे लैंग्वेज में, जैसे कि सीरियाई, फारसी, ठीक है, सीरियन लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में, हिब्रू लैंग्वेज में, जो आज इजराइल की लैंग्वेज है। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज जो है इसको बहुत अच्छी आती थी। अब जिसको जितनी ज्यादा लैंग्वेज आती है तो फिर वो ट्रांसलेटर भी बन जाता है। ठीक है, हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, ऑल्दो ही वॉज नॉट एन एक्सपर्ट इन ग्रीक लैंग्वेज उसको उतनी अच्छी नहीं आती थी। फिर भी वह प्लेटो, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में थे, ग्रीक के थे, ठीक है, तो प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, तथा उन्हें अपनी अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ता था। देखो, यही होता है भाई, पढ़ाई में जो लगन होती है ना, वो यहीं से निकल के आती है। कि आज के टाइम पीरियड में जहाँ हम लोग हैं, हमको हिंदी और अंग्रेजी सीखने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। यानी आपको, एक तो आपकी लैंग्वेज जो होगी बेसिकली हिंदी, या जो भी आपकी मातृभाषा है, उसके अलावा अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो उसके लिए पता नहीं कितने क्या क्या पापड़ बेल लेते हो। वहीं अलबिरूनी, जिन्होंने सीरियाई, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत पढ़ रखी थी, इसके बाद भी उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज, अगर उनको आती नहीं थी, मतलब ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती, उतने एक्सपर्ट नहीं थे, आती थी, उन्होंने ग्रीक के जो स्कॉलर थे, फिलोसोफर्स थे,
प्लेटो वगैरह, ठीक है, उनकी किताबों को पढ़ता था और उसको अरेबिक में यानी अरबी में ट्रांसलेट करके और फिर पढ़ता था। तो पढ़ाई की लगन होनी चाहिए, उसके बाद तो सारे काम चुटकियों में होते हैं। लगन होनी चाहिए, एक दिन का वो नहीं है ये, ठीक है। तो अल बिरूनी के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। अब अल बिरूनी भारत कैसे आया, ख्वाजरिम से भारत कैसे आ गया, जो कि उज्बेकिस्तान का एक बंदा भारत कैसे आ गया। तो सन 1017 ईस्वी में, देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों साइड बाय साइड लिखी हुई है, आप किसी भी लैंग्वेज में सुन सकते हैं जहां भी कंफर्ट हो, आप कंफर्टेबल हो बेसिकली, ठीक है। तो सन 1017 ईस्वी में, 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। तो 1017 ईस्वी में ख्वाजरिम पर आक्रमण के पश्चात, ख्वाजरिम पर क्या हुआ, अटैक हुआ, उसके बाद जो है सुल्तान महमूद गजनवी, यहाँ के कई विद्वानों, जो सुल्तान था वहाँ का महमूद गजनवी, इसके बारे में भी आपने पहले पढ़ा होगा पिछली क्लासों में भी, और आगे भी पढ़ते रहोगे, ठीक है। यहाँ के जो ख्वाजरिम के जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बहुत सारे पोइट्स थे, उनको अपने साथ उठा के अपनी राजधानी गजनी में लेके चला गया, ठीक है। और इसी में से एक कौन था, अल बिरूनी। तो अल बिरूनी अब ख्वाजरिम से कहाँ आ गया, गजनी आ गया। कौन लेकर के आ गया, महमूद गजनवी लेकर के आ गया, क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो उसने वहां से सारी जो मतलब क्वालिटी उठा करके सब लिया है, जितने कवि थे पढ़े लिखे, जितने विद्वान थे, सबको उठा के लिया है, जिसमें से एक अल बिरूनी भी था। अल बिरूनी उज्बेकिस्तान से बंधक के रूप में गजनवी साम्राज्य में आया था, क्योंकि इसको बंधक बना करके यहाँ पर लेकर के आए। फिर उत्तर भारत का पंजाब प्रांत भी उस साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, यानी कि हमारे देश का जो पंजाब रीजन है, ठीक है, ये भी जो है गजनवी राज्य का हिस्सा बन चुका था। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पर पंजाब किस प्रकार से कनेक्ट हुआ गजनी राज्य से, और गजनी से कनेक्ट हो गया उज्बेकिस्तान का ख्वाजरिन में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है अल बिरूनी। तो वो वहां से उठ करके आ गया गजनवी में, गजनी उसमें राजधानी में। अब देखो यहाँ पर पंजाब क्या है, हमारा कनेक्ट है, और पंजाब इस वक्त कहाँ का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है कि नहीं। धीरे धीरे यह शहर पसंद आने लगा उसे, धीरे धीरे, क्योंकि अब भाई यहाँ पर वो रह रहा है, तो यहाँ पर उसको ये शहर पसंद आने लगा। Gradually he started liking the city and spent the rest of his life till his death at the age of 70। कितने साल की उम्र में मरे थे, मरा था भाई अल बिरूनी 70 साल की उम्र में। तो अपनी जिंदगी की बाकी सारी के सारा जो टाइम पीरियड है इसने गजनी में बिताया, ठीक है, क्योंकि इसको ये जगह पसंद भी आने लगी थी। इट वाज इन गजनी दैट अल बिरूनी डेवलप इंटरेस्ट इन इंडिया। अब यही वो व्यक्ति था जो गजनी में आने के बाद इसका इंटरेस्ट जो है ना इंडिया की तरफ काफी ज्यादा होने लगा, ठीक है। तो बिफोर 1500 एडी, तो 1500 ईस्वी से पहले अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा था या पढ़ा होगा। अल बिरूनी तब भी किताब लिखा करता होगा भाई, ठीक है। जबकि भारत के बाहर अनेक लोग ऐसा कर चुके थे। कई भाषाओं में दक्षता, कई भाषाओं में क्या थी भाई, प्रोफेशंसी थी इनकी, सेवरल लैंग्वेजेस। अल बिरूनी भाषाओं की तुलना तथा ग्रंथों का अनुवाद करने में सक्षम था। अब जब मैंने आपको बताया कि आपको जब बहुत सारी लैंग्वेज आएगी, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, आप किसी, जैसे आपको संस्कृत आती है, तो अब अगर आप भारत आ गए, तो भारत के अंदर तभी संस्कृत बोली जाती थी। हमारे ग्रंथ वगैरह किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो वो उसको क्या कर सकता है, इजिली पढ़ भी सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, जो कि उसकी अरबी हो सकती है, या फिर उसको मान लो हिब्रू आती है, तो वो हिब्रू में भी कर सकता है ट्रांसलेट। तो ये फायदा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसने कई संस्कृतियों, जिसमें पतंजलि का व्याकरण ग्रंथ भी था, इसका अनुवाद अरबी में कर दिया। तो ही ट्रांसलेट मैनी कल्चर्स इन विच पतंजलि's ग्रामर बुक वाज आल्सो इन अरबिक। उन्होंने हमारी जो पतंजलि की व्याकरण की किताब है, ठीक है, इसको उसने अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, क्योंकि उसको संस्कृत भी आती थी और अरबी भी आती थी। उसने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, जो यूक्लिड थे, यूनानी गणितज्ञ हैं, यूक्लिड का नाम आपने मैथ में सुना होगा, यूक्लिड एल्गोरिदम भी चलता है, 9th 10th क्लास में। तो इनके कार्यों को भी संस्कृत में अनुवाद कर दिया। देख रहे हो कितना टैलेंटेड बंदा है कि नहीं। चलो, अल बिरूनी की यात्रा, अब हम इसकी यात्रा के बारे में पढ़ते हैं। अल बिरूनी की जर्नी क्या रही, ट्रैवलिंग कहाँ कहाँ करा इसने। तो हालांकि उसकी यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, मतलब ये बेसिकली पता नहीं है कि वो कहाँ गया, किस सीक्वेंस में गया, पर यह प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्रा की थी। अब तक जितने व्यक्ति आए थे, जैसे आपने नाम पढ़ा मार्को पोलो वगैरह, उन्होंने दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की जो है यात्रा करी है। क्योंकि ये पंजाब प्रांत में आया हुआ है, तो भाई पंजाब हमारे नॉर्थ इंडिया का हिस्सा है। तो इसने बोला ये जा रहा है कि भाई पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में, जो नॉर्थ इंडिया के शायद बहुत सारे हिस्से हैं, वहां पर इसने यात्रा भी करी हुई, ट्रैवलिंग करी है। और अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहित तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए, है ना। यानी अल बिरूनी जो था, हमारे यहाँ के जो पंडित हैं, प्रिस्ट वगैरह हैं, स्कॉलर्स हैं, इनके साथ इन्होंने काफी ज्यादा टाइम जो है वो बिताया, और संस्कृत, धर्म और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करा।
संस्कृत लैंग्वेज को और अच्छा करा क्योंकि इसको जो आती थी और हमारी डिफरेंट था दोनों के अंदर, तो उसको और इसने और अच्छा करा। हमारी जो रिलीजन है, ठीक है, हमारी जो फिलोसॉफी है, उसको इसने बहुत अच्छे से जान लिया। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। मतलब इसने जो भी चीजें लिखी एट द टाइम ऑफ हिज राइटिंग, जब वो लिख रहा था तब, मतलब अल बिरूनी का वो टाइम पीरियड जब वो सब चीजें सीख रहा था और इतिहास लिख रहा था, इतिहास नहीं लिख रहा था, बेसिकली उन चीजों के बारे में अपने लैंग्वेज में लिख रहा था, तब तक में जो ये यात्रा करना हो गया, ये अरबी साहित्य का एक हिस्सा बन चुका था। जो अरेबिक लिटरेचर है ना, उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया था, कौन सा, ट्रेवलिश, जो भाई ट्रैवलिंग व्रैवलिंग करते हैं उनके बारे में लिखना। भाई आपने यात्रा करी, फिर आप आकर के उसका सब कुछ बता रहे हैं एकदम बढ़िया से, भाई ऐसा था, ये था, वो था। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था और अल बिरूनी इस चीज को अच्छे से कर भी रहा था। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर के उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले क्षेत्र से संबंधित था। ठीक है, तो अलबिरू ने जो चीजें लिखी हैं उसमें कहां से कहां तक की चीजें आ गई हैं, तो हमारा सहारा डेजर्ट जो है वहां से लेकर के वोल्गा रिवर जो हमारे नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, अब इसने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम आपको ध्यान होना चाहिए, किताब उल हिंद। ठीक है, ये किसने लिखा है, अल बिरूनी ने लिखी है। अल बिरूनी द्वारा अरबी में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है इसकी, अरबी। इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है, एकदम सिंपल और क्लियर रखी है इसने लैंग्वेज, अरबिक में लिखी है। ठीक है, कौन सी बुक, किताबुल हिंद। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक। ठीक है, ये एक ग्रंथ है विस्तृत, जो कि काफी बड़ा है, जो धर्म दर्शन, मतलब इसमें क्या क्या लिखे हुए हैं, एक इसमें 80 चैप्टर है, किस किस चीज के ऊपर, धर्म के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर, फिलोसॉफी के ऊपर है। जो फेस्टिवल्स हैं, जहां जहां ये गया इसने फेस्टिवल्स वगैरह देखे उसके बारे में लिखा होगा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी लिखी हुई है, कस्टम्स लिखे हुए हैं, जो रीति रिवाज और प्रथाएं चलती आ रही हैं उस एरिया में, जो सोशल लाइफ है वहाँ की। अच्छा, वेट एंड मेजरमेंट मेथड क्या है वहाँ पर, मतलब किस किस, जैसे आपको पढ़ा होगा ना, हड़प्पा सभ्यता में 16 किलो के बाट हुआ करते थे, किस प्रकार के तराजू था। तो ऐसे इसने भी देखा कि भाई यहाँ पर किस प्रकार से वेट किया जाता है, वेट मशीन किस प्रकार की है, भापतोल क्या है, किस तरह से मेजरमेंट जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ की मूर्ति कला, स्कल्पचर्स वगैरह क्या है, लॉ किस प्रकार का काम करता है, तो इन सब चीजों के बारे में इसने लिखा। और टोटल कितने चैप्टर हैं, 80। तो किताबुल हिंद किसने लिखी, अलबिरूनी ने, अरबी लैंग्वेज के अंदर, और एकदम सिंपल लैंग्वेज का इसने इस्तेमाल करा है। ठीक है, 80 चैप्टर है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार की चीजें इसने रखी है। सामान्यता यानी कि जनरली मैनी स्टूडेंट्स बिलीव दैट द मेन रीजन फॉर द क्लैरिटी ऑफ द जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ अलबिरूनी वाज द इंक्लिनेशन टुवर्ड मैथमेटिक्स। सामान्यता बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि अलबिरूनी की जो ज्यामितीय संरचना स्पष्टता है, मतलब उसने जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर तैयार करके दिया है अपनी किताब के अंदर इस अध्याय में, इसका मुख्य कारण जो है वो गणित है। क्योंकि भाई गणित की तरफ इसका झुकाव था, आपने सुना यूक्लिड वगैरह को काफी ज्यादा जो है ये पसंद भी करता था। तो अल बिरूनी के बारे में हो गया। ठीक है, अब अल बिरूनी आपको पता है भाई ख्वाजरिम से आया, उज्बेकिस्तान से आया, वहां से भी बंधक बन करके आया था गजनवी में। ठीक है, अब वहां से भारत में आया, तो डेफिनेटली इतना आसान तो सरल किसी के लिए भी नहीं होता कि वो किसी भी स्टेट में चला जाए, किसी भी देश में चला जाए, और उसको बेशक कितनी भी लैंग्वेज आती हो, इतना आसान किसी के लिए नहीं है कि उसको कोई भी दिक्कत नहीं आए। तो डेफिनेटली उसको भी भारत को समझने में पक्का कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। हमारा भारत आज भी डाइवर्सिटी इसके अंदर इतनी ज्यादा है, तब भी इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो इसको कुछ ना कुछ चीजें दिक्कत आई है। उसी के बारे में इसने क्या बताया कि अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित था। मतलब जब अल बिरूनी पूरी तरह से अवेयर था कि हाँ, क्योंकि यार पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको पता है कि मैं एक नई जगह जा रहा हूँ तो पक्का मेरे सामने कुछ इस प्रकार की जो है दिक्कत वो आएंगी। ठीक है, ही हैज डिस्कस्ड मैनी ऑब्स्टैकल्स, जितने भी उसको अवरोध दिखे उसने उसको डिस्कस करा। ठीक है, जो उसके समझ में बाधक बने थे, जो उसको थोड़ा सा दिक्कत दे रहे थे समझने में, जैसे कि भाषा में संस्कृत, अरबी व फारसी में इतनी भिन्न थी कि अनुवाद करना आसान नहीं था। मतलब यहाँ हमारी जो संस्कृत की लैंग्वेज थी वो थोड़ी ज्यादा डिफरेंट थी। ठीक है, धार्मिक और प्रथागत भिन्नताएं बहुत ज्यादा थी। अब एक आप अभी भी आप भी बताओ कि मैंने बताया कि राजस्थान में आप गए तो वहां पर आपको अलग प्रकार का जो है प्रथा मिलेगी, कहीं और चले जाओगे, अब कोई व्यक्ति इंडिया आएगा तो वो ये सोचेगा कि यार अच्छा मैं पंजाब रहा ना, तो क्या करते होंगे, ये पगड़ी पहनते होंगे, सब भंगड़ा करते होंगे, चलो यही करते होंगे। अब वो व्यक्ति उठ करके चला गया, मान लो साउथ इंडिया के किसी एरिया में, वहां पे सब कुछ चेंज हो गया, अरे यार यहाँ भी तो मैं भारत में ही हूँ, मतलब हाँ भारत में ही हूँ, लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज हो गई, यहाँ पे खा लग रहे हैं, शादी के रीति रिवाज अलग हैं, है कि नहीं। तो इसी चीज को उसको पता था कि हाँ ये भी दिक्कत यहाँ पर आएगी। और यहाँ के लोगों को, हमारे लोगों को भाई अभिमान भी बहुत ज्यादा होता है ना, दे वॉज वेरी प्राइड की, अभिमान बहुत ज्यादा होता है कि चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी राज्य के हो। ठीक है, तो ये इस तरह की उसको दिक्कतें आई थी।
अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल बिरूनी पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित था। मतलब ये समस्याएं उसको दिखी, उसके बाद भी उसने क्या करा, मतलब हमारे यहाँ भी ब्राह्मणों ने जो किताबें लिखी हैं उसने उसको भी पढ़ा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड था। अगर उसको पूरी तरह से जानना है तो डेफिनेटली उसको वो चीजें पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए हमारे, ठीक है, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियां जितनी थी, मनुस्मृति, इन सबको उसने पढ़ा और फिर समझा कि अच्छा ऐसे ऐसे है क्या। क्योंकि भैया भारत का इतिहास कोई 500 साल या 1000 साल का तो है नहीं, ये तो आदि अनादि काल से चलता आ रहा, तो उस टाइम पीरियड से समझने के लिए इसको काफी ज्यादा ही इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा। अल बिरूनी संस्कृत के विषय में लिखता है, अल बिरूनी ने भाई अपनी थॉट लिखी है संस्कृत के लैंग्वेज में, कि संस्कृत भाषा सीखना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज बिकॉज लाइक अरेबिक लैंग्वेज, क्योंकि अरबी भाषा की तरह ही शब्दों में यहाँ पर काफी ज्यादा जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ की लोकोक्तियां जो है बहुत ही अलग है और बहुत ही वाइड है ना। दिस लैंग्वेज इज वेरी वाइड इन बोथ वर्ड एंड वैरायटी, फोक रोल, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस है। इसमें इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द मूल व व्युत्पन्न प्रयुक्त किए जाते हैं भाई, मतलब मूल शब्द कुछ और है उसका और बोलने के लिए कुछ और शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की डाइवर्सिटी जो है उसको देखने को मिली, तो उसने संस्कृत के लिए ये बात लिखी है। तो ये जो बात पॉइंट है ये काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अल बिरूनी के लेखन कार्य की क्या विशेषता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, कि अल बिरूनी ने जो अपनी किताब लिखी है, तो आपको पता है अरेबिक लैंग्वेज में लिखी है किताब उल हिंद, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टर क्या है इसके, ठीक है, या फीचर्स क्या है। तो अपने लेखन कार्य में उसने अरबी भाषा का प्रयोग किया, ये आपको पता है। कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी, अरबी, इसकी भाषा एकदम सरल रखी थी उसने। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग से जो है इसने लिखी है। उसने ग्रंथों में दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधित कृतियां भी शामिल थी। 80 अध्याय के अंदर इसने दंत कथा से लेकर के, है यानी कि मुंह से बोली हुई जो कहानियां होती है, वहां से लेकर के एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल तक की चीजें जो है इसने लिख रखी थी। प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग करा है। ईच चैप्टर हैज अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल विद अ क्वेश्चन। शुरुआत किससे हो रही है, इसका जितने भी चैप्टर है ना शुरुआत हो रहे हैं एक सवाल से, ये काफी अलग बात है। मतलब आप कोई चीज लिख रहे हो तो आप सीधा लिखना शुरू कर देते हो, लेकिन इसने कोई चीज लिखी कि आज, मतलब जैसे मान लो कि किसी धर्म के ऊपर लिखा है इसने टॉपिक, आज इसको लिखना है धर्म के बारे में, तो धर्म के बारे में लिख नहीं रहा है, सबसे पहले एक सवाल धर्म से रिलेटेड डाल दिया, फिर उस सवाल का आंसर दे रहा है ये पूरे में। इस प्रकार से इसने लिखी है अपनी किताब को, ठीक है। तो प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक क्वेश्चन होता था, एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में संस्कृतियों के साथ एक तुलना। कि देखो कितना बढ़िया कराना है सर, पहले क्वेश्चन लिखा, फिर संस्कृतवादी परंपरा, जो संस्कृतिस्ट ट्रेडिशन थे वो लिखा, और फिर एंड में क्या करता था, कंपैरिजन कर देता था अदर कल्चर से। तो जो इसकी किताब पढ़ेगा उसको काफी ज्यादा नॉलेज जो है वो यहाँ से मिल जाएगी, और उसको पता हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में, यानी इसकी किताब के जिस अध्याय को वो पढ़ रहा होगा उसको अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इसके अंदर बेसिकली कितना और किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम ऑफ अल बिरूनी। आपको पता है कि भाई हमारे यहाँ डेफिनेटली जाति व्यवस्था उस वक्त भी थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो अल बिरूनी ने भी क्या करा, इसको लिखा है। अब अल बिरूनी ने ऐसे नहीं लिखा, जबकि हमारे ब्राह्मण, मतलब या हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में या इस प्रकार तो ये लिखा हुआ था, पर अल बिरूनी ने इसको अलग तरह से लिखा है। देखो अल बिरूनी द्वारा जाति व्यवस्था का विवरण दिया गया है। उसके अनुसार भारत में 4 सामाजिक वर्ण थे, 4 प्रकार के सोशल वर्ण थे हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये दिखाना चाहता था कि फारस में भी 4 सामाजिक वर्णों की मान्यता थी। मतलब इसने देखो कंपेयर कर दिया इंडिया के कास्ट सिस्टम को फारस के, पर्शिया के कास्ट सिस्टम से, कि वहां भी 4 तरह के सामाजिक वर्ण है, यानी कि सोशल वर्ण है, और इंडिया में भी 4 है। तो इंडिया में 4 इसने कौन कौन से थे, घुड़सवार और शासक वर्ग, यानी कि हॉर्समैन एंड रूलिंग क्लासेस, जो घोड़े की सवारी करेंगे, और रूल यानी राजा की बात कर रहा है इसमें। दूसरे में बोला इसने भिक्षु, पुरोहित तथा चिकित्सक, यानी कि मॉन्क्स जो भिक्षा मांगते हैं, यानी कि पंडित वगैरह हो गए, फिर पुरोहित वगैरह वही ब्राह्मण वगैरह आ गए इसमें, और तीसरा डॉक्टर, इसको इसने सेकंड कैटेगरी में डाल दिया। तीसरे में खगोल शास्त्री व अन्य वैज्ञानिक, इसमें एस्ट्रोनॉमर्स आ गए और साइंटिस्ट आ गए। चौथे में कृषक और शिल्पकार, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट और क्राफ्ट्समैन। बेसिकली चल क्या रहा था हमारे यहाँ पे, तो भैया हमारे यहाँ तो ब्राह्मण क्षत्रिय कुछ इस प्रकार था, लेकिन इसके हिसाब से क्या, घुड़सवार और शासक वर्ग, यानी कि रूलिंग क्लास, उसके बाद मॉन्क, प्रिस्ट एंड डॉक्टर्स,
अब देख रहे हो मोंक, प्रिस्ट और डॉक्टर्स को इसने एक साथ रखा है। मोंक, प्रिस्ट और डॉक्टर्स को एक साथ रखा है। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर? आ रहा है क्या? बे किसी को कुछ जान बचाने का काम किसका होता है? डॉक्टर्स का होता है। वही कहीं ना कहीं पंडित वगैरह भी कुछ उसी प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं भगवान से रिलेटेड। ठीक है, तो इसने वो कैटेगरी बनाई। फिर तीसरे में डाला इसने एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को। चौथे में जो कृषि वगैरह करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट और क्राफ्ट्समैन को इसने रखा। यद्यपि वह यह बताता है कि इस्लाम धर्म में भी सभी को समान माना जाता था। इंडिया के बारे में बता रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इंडिया के बारे में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस्लाम धर्म, यानी कि इंडिया में जो उस वक्त इस्लाम धर्म था, ठीक है, इसके अंदर भी सभी को इक्वल माना जाता था। डिफरेंसेस थे केवल धार्मिकता के प्रारंभ में। ठीक है, यानी कि जो कह ये रहा है कि हाउएवर इट स्टेट्स दैट इस्लाम ऑल वर कंसिडर्ड इक्वल एंड द डिफरेंसेस वर ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ रीजनलिटी। कि भाई जो हमारे धर्म है, जैसे हिंदू मुस्लिम जो भी था, तो केवल इसमें डिफरेंसेस है, बाकी सब क्या है, सेम है। जाति व्यवस्था के संदर्भ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मानने के बावजूद अल बिरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, क्या कह रहा है कि भाई जाति व्यवस्था के संदर्भ में इसने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तो मान लिया, लेकिन इसके बाद भी जो पवित्र हैं अपवित्र हैं इसकी मान्यता को इसने स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, उसके अनुसार जाति व्यवस्था में निहित अपवित्रता की धारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्राह्मण के अनुसार, यानी कि हमारे ब्राह्मणवादी ग्रंथ के अनुसार क्या था कि सबसे ऊपर जो था वो आते थे ब्राह्मण, है ना, उसके बाद आगे थे क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। और शूद्र को क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था। जबकि अल बिरूनी कहता था कि ठीक है भाई, कास्ट सिस्टम को वो मानता था, लेकिन ये जो अपवित्र है, किसी भी कास्ट के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, इसको वो नहीं मानता था, इसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, उसने यह भी लिखा कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है अपनी पवित्रता की मूल्य स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है और उसमें सफल भी होती है। इसका ये कहना था कि कोई वस्तु, कोई भी चीज जो अपवित्र हो गई है, ठीक है, जो प्योर नहीं है, तो वो कोशिश करेगी अपने आप को पवित्र करने की, यानी कि उसकी पवित्रता छिन गई है उससे ना, तो वो दोबारा कोशिश करेगी उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, और वो उसको पा करके भी रहेगी। ये कहीं ना कहीं इतनी बढ़िया बात, ये पॉइंट बहुत अच्छा अलबिरूनी का रहा, या मैं भी इससे इंस्पायर हुआ बहुत ज्यादा, कि ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आप कहीं फेल हो गए तो आप फेलियर नहीं हो, आप फेल हो गए आप फेलियर नहीं हो, आप दोबारा कोशिश करोगे ट्रैक पर आने की, और आप उसमें सक्सेस होकर के दिखाओगे। ठीक है, ये इसी प्रकार कुछ थॉट। और ये आपके, क्योंकि आपको पता है एग्जाम के रिजल्ट्स भी आए हैं अभी 10वीं 12वीं के, तो बहुत बच्चे जो हैं थोड़े से नंबरों को लेकर के बहुत ज्यादा जो है सुनने उनने को मिलेगा। ये पूरा अभी चलेगा हमारा 1 हफ्ते 10 दिन तक प्रोग्राम घरों में, बट सभी यूनिक होते हैं अपने आप में, और सबको पता है कि क्या करना है। हर एक व्यक्ति जो है वो जरूर सक्सेस होगा, और जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रयास करेगा। कुछ इसी प्रकार के थॉट अपवित्र जाति के वगैरह के लिए या उसके लिए जो है अलबिरूनी के भी थॉट थे उस वक्त। अलबिरूनी लिखता है कि वैश्य व शूद्र वर्ण के बीच अधिक अंतर नहीं है। जबकि वैश्य क्या थे, व्यापारी वगैरह थे, और शूद्र को तो भाई डेफिनेटली जो है नहीं रखा जाता था, माना ही नहीं जाता था पवित्र। यह दोनों एक साथ एक ही शहर व गांव में रहते हैं, समान घरों में व समान आवासों में मिलजुल करके रहते हैं। जाति व्यवस्था के बारे में अल बिरूनी का विवरण संस्कृत ग्रंथों से पूरी तरह से प्रभावित है। अब देखो जाति के बारे में इसने जो चीजें पढ़ी हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपने जाना था कि ये इस चीज के लिए हमारे जो ग्रंथ वगैरह उस पर डिपेंड था, तो इसने उसमें पढ़ा होगा, तो इसको मिला होगा भाई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, जिसमें शूद्रों को अपवित्र जो है वो बोला गया। इसने भी 4 वर्ण बनाए, जिसमें इसने क्या बोला कि घुड़सवार और शासक वर्ग, फिर भिक्षु पुरोहित और चिकित्सक, फिर खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक, और चौथे में जो कृषक और शिल्पकार है। व्यवस्था को तो माने कि हाँ ठीक है व्यवस्था है, लेकिन इसमें जो अपवित्र वाली बात थी, जो शूद्रों के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको इसने नहीं माना, और इसने उसमें उसको नहीं मानते हुए सफाई में या उसके लिए इसने एक लाइन बोली जो ये थी कि कोई भी वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो अपनी पवित्रता की मूल स्थिति, जो उसको जिस स्थिति में वो पहले था पवित्र, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, बिकम प्योर अगेन, वो ट्राई करती रहेगी। तो ये काफी अच्छी बात जो है ये कही थी अलबिरूनी ने। तो यहाँ तक हो गया अलबिरूनी का। अब आते हैं इबन बतूता। ठीक है, तो अलबिरूनी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली यहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रखना है। अब हम पढ़ेंगे इबन बतूता के जीवन के बारे में, जो कि दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें।
इब्न बतूता का जीवन, इब्न बतूता's लाइफ, ठीक है। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत जिसे रिहला कहा जाता है, ठीक है। रिहला ये इसकी किताब का नाम है, जैसे उसकी किताब का क्या नाम था, किताबुल हिंद, तो इब्न बतूता ने जो किताब लिखी है उसका नाम है रिहला, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो 14वीं सेंचुरी में, ठीक है, तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां जो है इस किताब से मिलती है जो इब्न बतूता ने लिखी है, जिसका नाम है रिहला, और ये किस लैंग्वेज में, अरबी लैंग्वेज में। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब इसका जन्म हुआ था तेजिया मोरक्को के अंदर, ठीक है, जो कि इस्लामी कानून अथवा शरिया के नाम पर विशेषता के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। कौन सा, मोरक्को, ठीक है। किस लिए फेमस है, तो भाई यहाँ पर जो इस्लामिक लॉ है और जो सरिया जिसको बोलते हैं, जो इस्लामिक लॉ है इसमें सरिया होता है ना, इसमें फतवा वगैरह होता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो वहां पर जो है इब्न बतूता का जन्म हुआ था। जगह का नाम है तेजियर, मोरक्को के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र रूढ़ शिक्षा जो है हासिल कर ली थी। अकॉर्डिंग द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेसी एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन एट एन अर्ली एज, अर्ली एज में ही जो है ये इसने जो है साहित्यिक ज्ञान जो है प्राप्त कर लिया था। इब्न बतूता जो है पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। देखो इसका अपना था कि एक होता है कि भाई किताब पढ़ करके ज्ञान ले लो, एक होता है कि नहीं, खुद से यात्रा करके खुद से क्या करो, ऑब्जर्व करो, उन चीजों को एक्सप्लोर करो और वहां से ज्ञान प्राप्त करो। तो इस इब्न बतूता क्या मानता था कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मतलब जो आप खुद ट्रैवलिंग करके लेंगे, गेन करेंगे नॉलेज, वो ज्यादा वैल्यू करेगी जो आप किताब से पढ़ोगे। ये पुस्तक नहीं, पुस्तक लिखा होगा, ठीक है भाई। तो बुक से जो मिलती है ना नॉलेज, उससे ज्यादा ये खुद से ट्रैवलिंग करके और उसके जगह के बारे में जा करके जानने में विश्वास रखता था। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान तो अधिक स्रोत मानता था। ये तो हमने देख लिया अभी अभी, ठीक है। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वह नए नए देशों और लोगों से उनके विषय में जानने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक काफी ज्यादा गया था। तो जैसे इसी की क्लास के श्रेणी का ये कोई स्टैंडर्ड वाला क्लास नहीं है, छठी सातवीं वाला नहीं, अपनी श्रेणी में, मतलब इसके टाइम पीरियड में इसके एज के या इसके एज ग्रुप के जितने भी लोग थे जो किताबों से ज्ञान प्राप्त करते थे, कि जैसे कि मान लो कि किसी ने लिख दिया उस चीज के बारे में पहले से और उसको पढ़ लो और हमें उस चीज के बारे में नॉलेज होगी, ये उस चीज को नहीं मानता था। मतलब मानता नहीं था, उसको इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देता था जितनी ये बोलता था कि भाई खुद से जाओ, चेक करो, वहां पे एक्सप्लोर करो, रुको, ठहरो, देखो और फिर लिखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये उसी के अंदर हो सकता है जो उसको भाई ट्रैवलिंग करना बड़ा पसंद हो। तो इब्न बतूता को ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी और ये इसके लिए चीजों के बारे में जानने के लिए दूर दूर राज्यों और देशों तक गया था। इब्न बतूता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है भाई। आगे इसी टॉपिक को आगे की ओर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। अपने जन्म स्थान से गुरुवार को बिना किसी सहयात्री या कारवा के, ठीक है, जो कारवा चलता है ना भाई, पूरा क्या कहते हैं उसको, बहुत सारे लोग जब एक साथ, टोली, इसके बिना अकेले ही भारत की यात्रा पर निकल पड़ा अपने जन्म स्थान से, ठीक है, गुरुवार को बिना किसी सहयात्री, मतलब अकेले ये लोन बंदा जो है निकल गया भारत की यात्रा के लिए। 1332 से लेकर के 1333 तक का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। भारत प्रस्थान से पहले, मतलब भारत आने से पहले, बिफोर लिविंग फॉर इंडिया, मक्का, सीरिया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा कर ये चुका था भाई। मतलब इतनी यात्रा जो है कर चुका था। मतलब भारत आने से पहले इब्न बतूता कहाँ कहाँ जा चुका था, मक्का, सीरिया, पर्शिया, यमन, ओमान और बहुत सारे कोस्टल एरिया, कोस्टल पोर्ट जो ईस्ट अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, ये वहां से ऑलरेडी यात्रा कर चुका था मध्य एशिया के रास्ते होकर के, ठीक है, यानी कि थ्रू द सेंट्रल एशिया। इस जगह से 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से ये सिंध पहुंचा था, ठीक है। स्थल मार्ग बोलते हैं लैंड रूट से, जहाँ जमीनी हिस्सों से जो है ये ट्रैवलिंग करता हुआ सिंध पहुंचा था। अब सिंध कहाँ है भैया, आज के टाइम में तो पाकिस्तान में, तो वहां पर ये आया था, उस टाइम पे ये भारत का हिस्सा था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्ति, दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। किसको किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। किसने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी जो है वो नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपॉइंटेड हिम द काजी ऑफ दिल्ली।
इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक रहा, मतलब इस पोस्ट पर जो काजी की उसको पोस्ट मिली इस पर काफी टाइम तक रहा, और फिर उसने सुल्तान का विश्वास खो दिया और उसको जो है इसने कैद कर लिया। ठीक है, यद्यपि बाद में पुनः उसे राज की सेवा में ले लिया गया था। तो सुल्तान का इसने विश्वास खो दिया, फिर इब्न बतूता को कैद कर लिया भाई तुगलक ने, उसके बाद दोबारा से जो है उसको रिहा करके राज्य की सेवा में ले लिया था। ठीक है, लेटर ही वाज अगेन टेकन इनटू द स्टेट सर्विस, यानी कि काजी उसको दोबारा बना दिया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 एडी यानी कि 1342 ईस्वी में मंगोल शासक जो कि चीन का था इसके पास सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया। मतलब मंगोल के शासक ने जो है चीन इसको भेजा था कि भैया जाओ हमारे दूत बन करके जाओ। ठीक है, फिर वहां से मालदीव गया ये, और फिर 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। तो इतना सारा काम भाई इसने किया था। मालदीव से श्रीलंका गया। ठीक है, चीन से गया मालदीव, मालदीव से गया श्रीलंका, फिर मालाबार गया। ठीक है, फिर मालाबार तथा मालदीव से वापस की यात्रा करी। इस दौरान बंगाल व असम भी गया ये। फिर जहाज से सुमात्रा, और फिर सुमात्रा से चीनी बंदरगाह जैतून गया। तो इतनी यात्रा करी, क्योंकि भाई यात्रा का शौक भी था और दूत बन के गया हुआ है, तो खूब यात्रा करी। मतलब देख रहे हो कहाँ कहाँ घूम करके आए ये। इंडिया आने से पहले ऑलरेडी मक्का, सीरिया, पर्शिया, यमन, ओमान और बहुत सारे कोस्टल पोर्ट में ईस्ट अफ्रीका के हो चुका था। मतलब इतनी नॉलेज जो है गेन कर चुका था, इतने एरिया की नॉलेज जो है गेन कर चुका था। उसके बाद फिर श्रीलंका वगैरह गया, वापसी आया तो फिर बंगाल और असम भी होता हुआ आया, है कि नहीं। उन दिनों यात्रा करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, डेफिनेटली भाई आज भी उतना सेफ नहीं है, लेकिन आज के मुकाबले उस टाइम तो बहुत ज्यादा अनसेफ था। बहुत सारे अटैक्स, जैसे डाकू के अटैक हो सकते हैं, जंगली जानवरों के, इन सब का काफी ज्यादा जो है खतरा रहता था। तो वो अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। तो भाई अकेले नहीं जाता था, साथियों के साथ जाया करता था, कैंपेन के अंदर जाता था वो। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। आप अभी समझ गए होंगे कि अब कहाँ कहाँ होकर के आया है, कितना जिद्दी यात्री होगा। अब जिद्दी यात्री से यहाँ ये मतलब नहीं कि उसको जाना है तो जमीन पर लौट गया, नहीं नहीं मेरे को जाना है जाना है, ऐसे वाला जिद्दी नहीं। जिद्दी यात्री था इस तरह की कि उसको ना एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था, और क्योंकि वो इस तरह के ही नॉलेज को ज्यादा वैल्यू देता था कि भाई आपको किसी चीज के बारे में जानना है, किसी जगह के बारे में जानना है, तो आप वहां पर खुद से जाओ, एक्सप्लोर करो, जानो, और फिर उस चीज को मानो। किताबी पढ़ाई को ज्यादा वैल्यू नहीं करता था, इसलिए एक जिद्दी यात्री था। ठीक है, स्टबर्न ट्रेवलर था बिल्कुल। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उसकी कहानियां या उसके जो वृत्तांत थे उसको दर्ज किया गया। जो भी उसने जहां भी गया उसने स्टोरीज या नैरेटिव्स जो भी दिए उसको दर्ज किया गया। ठीक है, इबन जुजाई को इबन बतूता के संस्मरणों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। तो एक व्यक्ति जो है अपॉइंट किया गया जिसका नाम था इबन इबन जुजाई, जो इसकी बताई हुई सारी चीजों को क्या करेगा, लिखेगा, जो भी मेमोरीज रही इबन बतूता की। तो ये देख रहे हो, ये तो कतई जिद्दी था। अब इसने ना नारियल और पान के बारे में दो चीजें लिखी। अब नारियल पान इसने कभी देखा ही नहीं था। तो इबन बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी, एकदम आश्चर्यचकित, ठीक है, एकदम स्ट्रेंज वृक्षों के रूप में किया गया। कभी इसने देखा ही नहीं था भाई नारियल, नारियल या नारियल का पेड़, तो इसने इसको एकदम मतलब बोल दिया कि भैया ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज ट्री ऑफ नेचर। किसको बोला था इसने, कोकोनट को। है भारत, और भारतीय से तो रस्सी भी बनाते हैं, नारियल की रस्सी होती है ना, रस्सी भी बनाते हैं। लोहे की कील की बजाय जहाज को ना, मतलब जो कील जहाज जो बनाया करते थे नाव वगैरह, तो उसमें लोहे की कील नहीं लगाते थे, नारियल की रस्सी से उसको बांधते थे, सिलते थे। और भाई इसके लिए तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। जिसने कभी नारियल नहीं देखा, नारियल का पेड़ नहीं देखा, इतने बड़े बड़े पेड़ ऊपर फल लगा हुआ है, उसी के पत्तों से झाड़ू झूड़ू बन रहा है, अभी तो और पगला जाता देख लेता तो पता नहीं क्या क्या। चला जा केरला एक बार, है कि नहीं। सोचो इसने उसको क्या बोला था, तो नारियल के पेड़ को इसने स्ट्रेंज ट्री ऑफ नेचर बोला था। ठीक है, एकदम आश्चर्यचकित। पान के बारे में इसने क्या लिखा, तो इबन बतूता जो है पान का भी वर्णन करता है। पान की बेल के बारे में इबन बतूता ने लिखा कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है। भाई देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज हम उगाते हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई फल लगता है। लेकिन पान का बेल एक ऐसा है जिसमें कोई फल नहीं लगता, बल्कि पान के पत्तों को ही क्या करते हैं, खाया जाता है। ठीक है, तो इसने उसके बारे में लिखा कि यार मतलब ये कहीं रहता है या कहीं जाता है, उसमें देखा कि हाँ एक बेल लगी है, तो जैसे अंगूर की बेल लगी तो उसमें फल आता है अंगूर, उसके पत्ते नहीं खाए जाते। ठीक है, भिंडी, कुछ भी आप भिंडी पौधा बेल कुछ भी लगाओगे, बैंगन मूंगन का, तो उसमें एक फल निकलता है जिसका एक टाइम पीरियड होता है, और उस फल को खाया जाता है, ना कि उसके पत्तों को खाया जाता है। जबकि इसने पान को देखा तो बोला यार इसमें कोई फल भी नहीं लगता। अच्छा, इस पेड़ को इसलिए उगाया जाता है या इस बेल को इसलिए उगाया जाता है
क्योंकि इसकी पत्तियां निकले, पत्तियों को क्या करते हैं, डेफिनेटली उसी पे पान बनता है। और ये इसलिए इतना उससे, इन दोनों चीजों से इतना आश्चर्यचकित ये इसलिए था क्योंकि इसने कभी ना नारियल देखा था ना ही पान देखा था, तो ये काफी ज्यादा जो है आश्चर्यचकित इससे हो गया था, तो ये बिल्कुल फैमिलियर नहीं था इससे। अब इब्न बतूता ने शहरों का भी वर्णन किया है, किस प्रकार वर्णन किया है उसको देखते हैं। उसके अनुसार दिल्ली भारत का सबसे बड़ा शहर था, है अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अनुसार, इब्न बतूता के अनुसार, कि सबसे बड़ा, दिल्ली वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। फिर आता है दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, आपने इसका नाम जो है पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो दौलताबाद जो महाराष्ट्र में है, ये भी कम नहीं था, आकार में दिल्ली को ये चुनौती दे देता, मतलब इसने दो जो शहर है हमारे देश के काफी ज्यादा बड़े बताए, जिसमें सबसे बड़ा इसने दिल्ली बोला, दूसरे पर दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में। दिल्ली जो है घना बसा शहर था, एकदम डेंस और वेल्दी सिटी था, ठीक है, जिसके चारों ओर प्राचीर थी, रैम्पार्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसमें शहर के 28 द्वार थे, मतलब इस शहर में आने के लिए 28 द्वार लगे हुए थे दिल्ली के अंदर, जिसमें बदायूं दरवाजा सबसे विशाल था, ठीक है, बदायूं का जो दरवाजा है, बदायूं दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है, ठीक है। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी होती थी, उस टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि मांडवी द्वार जो डोर था उसके अंदर अनाज की मंडी होती थी, ठीक है। दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगाह यानी कब्रस्थान भी थी। कब्रगाह में चमेली तथा गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसम में खिले रहते हैं, तो इसने दिल्ली के बारे में चीज लिखी है, ठीक है। अधिकांश शहरों में मस्जिद तथा मंदिर होता था, बोला ज्यादातर शहरों के अंदर क्या होता, मोस्ट ऑफ द सिटीज हैड अ मॉस्क एंड अ टेम्पल। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी चिन्हित होते थे। ऐसे जो शहर हैं, ऐसे जो नगर हैं जो बंद है, ठीक है, जो क्लोज टाउन्स हैं। अब बंद का मतलब ये ताला नहीं लगा रखा, बंद मतलब इसमें जैसे 28 दरवाजे भाई दिल्ली में, तो ये बहुत बड़ा हो गया, खुला शहर हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसे शहर जो बंद है, तो इसमें जो डांसर्स वगैरह होती हैं, जो म्यूजिशियन होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, कह रहे हैं ये कहाँ पर परफॉर्म करेंगे ना, सार्वजनिक परफॉर्मेंस होगी, जो पब्लिक परफॉर्मेंस होगी इनकी, जहाँ पे सब लोग आकर के देखेंगे, तो इसके लिए भी सिलेक्टेड जो है जगह थी, सिलेक्टेड प्लेसेस थे। यद्यपि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी, मतलब इब्न बतूता शहरों के बारे में इतना जो है इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन वो दिल्ली से बहुत जो है इंस्पायर हुआ था, बहुत जो है दिल्ली को उसने काफी भाई तगड़ी चीज है। देखो अभी भी एक शहर में तुम जाओ जहाँ पे 2-4 गेट है और शहर में एंटर करके एग्जिट कर गया, अचानक तुम्हें 28 दिखे हुए, भाई यार ये क्या है, ये कैसे हो गया। तो उसने दिल्ली के बारे में इतनी चीजें लिखी हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए भी बन जाता है, ठीक है। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम बाय इब्न बतूता, यानी कि उस टाइम पीरियड पर हमारे देश के अंदर जो संचार प्रणाली थी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो किस प्रकार का था अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता, ये हम समझेंगे। तो इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली, ठीक है, जो दिल्ली का सल्तनत थी हमारी, इसके बारे में बताते हैं। तो देखो भाई क्या बोलते हैं, ये कहते हैं लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्रामशाला या विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। जो भी रास्ते हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में क्या लिखा, कि जो भी रास्ते हैं, जो ट्रेड रूट है, तो भाई ट्रेड रूट है, घोड़ा गाड़ी चल रही है, लोग काफी टाइम से आ रहे हैं, तो इन रास्तों पे सराय बना दिया जाए जहाँ पर लोग रुके, रेस्ट हाउस बना दिया जाए, है ना, जहाँ पे लोग रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ये बना हुआ था। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देख करके चकित हो गया, ठीक है, यानी कि हमारे देश की इसको डाक प्रणाली जो है, ये देख कर काफी ज्यादा ये हैरान हो गया कि एफिशिएंसी कितनी अच्छी है हमारे पोस्टल सिस्टम की, कि इसमें ना केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना व उदार प्रेरित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी संभव हो गया। मतलब कि शॉर्ट नोटिस पर आपको सामान चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, और लंबी दूर तक, काफी ज्यादा दूर तक सामान अगर आपको गुड्स वगैरह पहुंचाना है तो वो भी मिल जाएगा। तो ये काफी इंस्पायरिंग रहा इसके लिए। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां, ये सिंध होगा, सिंह नहीं, ठीक है, जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। मतलब देखो, सिंध से दिल्ली आने में जहां पे 50 दिन लग रहे हैं लोगों को, ठीक है। आपको पता है भाई उस टाइम पे राजा वगैरह ना अपने गुप्तचर रखते थे, जो आसपास की खबर जो है राजा तक पहुंचाते थे। तो मान लो सिंध से कोई खबर आ रही है दिल्ली में, तो कोई व्यक्ति आएगा तो 50 दिन, और खबर गुप्तचर, गुप्तचर भी भाई व्यक्ति है, वो भी पहुंचाएगा तो वो 5 दिन में पहुंचा देगा इस डाक व्यवस्था के माध्यम से। तो मतलब 45 दिन का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो ये सच में काफी इंस्पायरिंग रहा इसके लिए।
तो भारत में उस वक्त दो तरह की डाक व्यवस्था थी। एक थी अश्व डाक व्यवस्था, जो हॉर्स मेल सिस्टम जिसको कहते हैं, जब घोड़े पर चीजों को लेकर के जाते हैं। अब अश्व डाक व्यवस्था को उल्लुक भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, उल्लुक भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़े द्वारा संचालित होते थे। ये कहाँ थे भाई, हर 4 मील के पास, हर 4 मील पर इनका आप कह लो स्टॉप था, या इनका हेडक्वार्टर था या क्वार्टर था, जहां पर ये एक के बाद एक के बाद एक क्या करते थे, सूचना को पहुंचाते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहा। उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी पैदल डाक व्यवस्था, लोग जो है जिसमें पैदल जाया करते थे, तो फुट पोस्ट सिस्टम। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 मील तक केवल एक घोड़ा जा रहा है, यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से दूसरा घोड़ा अगले 4 मील तक जाएगा, जबकि हर 1 मील पर 3 स्टॉपेज जो है पैदल डाक व्यवस्था के थे। इसको दावा बोलते हैं। ठीक है, तो उल्लुक बोला गया अश्व डाक व्यवस्था को, हॉर्स मेल सिस्टम को, और फुट पोस्ट सिस्टम को यानी फुट मेल सिस्टम को क्या बोला गया, दावा। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक जल्दी होती थी, मतलब अधिक तीव्र थी, अधिक फास्ट थी। डाक व्यवस्था का प्रयोग सूचना को भेजने के साथ साथ कुशासन के फलों के परिवहन के लिए भी भेजा जाता था, ये भी आपको पता होगा। कोई सूचना पहुंचानी है, कोई गुप्तचर वगैरह वाले जो है इसका इस्तेमाल किया करते थे। तो इबन बतूता के बारे में पढ़ लिया, अलबिरूनी के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ये एक यात्री है, ठीक है, तो फ्रांस के रहने वाले ये व्यक्ति हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांसीसी चिकित्सक यानी कि ये फ्रेंच के अंदर फिजिशियन है, पॉलिटिकल है, फिलोसोफर है, और एक हिस्ट्रीरियन है। ठीक है भाई, हिस्टोरियन व्यक्ति है, इतिहासकार है। फ्रांसियर बर्नियर 1656 ईस्वी से लेकर के 1668 ईस्वी तक 12 वर्ष मुगल दरबार में रहा। ठीक है, 12 साल तक मुगल दरबार के अंदर यानी कि मुगल एम्परर के अंदर ये रहा था, मुगल कोर्ट के अंदर रहा था। पहले शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह की चिकित्सा के रूप में, बाद में मुगल दरबार के एक अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में रहा। यानी कि 12 साल इसने जो बिताए हैं मुगल शासक के अंदर, दो प्रकार से। शाहजहां का जो बड़ा बेटा था इसका नाम था दारा सिकोह, ठीक है, इसके डॉक्टर के रूप में रहा, और उसके बाद मुगल दरबार के अंदर एक दानिशमंद खान के साथ जो है बुद्धिजीवी, एक स्कॉलर, ठीक है, साइंटिस्ट, इंटेलेक्चुअल के रूप में ये रहा था। ठीक है, एक अमीर व्यक्ति था भाई दानिशमंद खान, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल और एक साइंटिस्ट के रूप में ये रहा था। तो इस प्रकार से इसने 12 साल जो है वो मुगल दरबार के अंदर मुगल कोर्ट में बिताए। बर्नियर की लिखित पुस्तक है ट्रेवल इन द मुगल एम्परर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी जैसे रियाला इब्न बतूता की होगी, अलबिरूनी की हो गई, ठीक है, किताबुल हिंद, इसकी है ट्रेवल्स इन मुगल एम्परर। बर्नियर के लेखन की कुछ विशेषता है, उसको भी देख लेते हैं। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया था। लुई 14th को जो है इसने डेडिकेट किया, जो इसने अपनी कृति, अपनी जो चीज इसने लिखी। प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर भारत की स्थिति को यूरोप से निम्न दिखाता था, मतलब यूरोप से क्या करता था, हमारे इंडिया के पोजीशन को नीचा दिखाता था। ठीक है, बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से लेकर के 1671 ईस्वी में प्रकाशित हुए, और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेज, डच, जापान तथा इतावली भारत में इसको अनुवाद कर दिया था। अलग अलग लैंग्वेज में जो है इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था। बर्नियर ने कई बार मुगल सेना के साथ यात्रा की, और एक बार वो कश्मीर भी गया था। और इम्पोर्टेंट बात जो है वो सबसे नीचे वाली लाइन आपको दिख रही होगी कि बर्नियर्स वर्क ट्रेवल इन द मुगल एम्परर, जर्नी विद द मुगल एम्परर्स। तो इसकी एक किताब जिसका भी हमने पढ़ा, ट्रेवल्स इन मुगल एम्परर, क्योंकि पूरा टाइम पीरियड इसने भाई आपने देखा 12 साल इसने मुगल कोर्ट के अंदर ही बिताए हैं, तो इसने ज्यादातर चीजें जो है मुगल बादशाहों के साथ यात्रा वगैरह की है, उन्हीं के बारे में इसने लिखा है, और हर बार कंपैरिजन किया है यूरोप से हमारे देश को, और हमें ये बताया है कि भैया ये हमारा जो देश है मतलब भारत जो है वो उससे निम्न है। ठीक है, अब देखो बर्नियर द्वारा भूस्वामित्व का वर्णन, तो जो लैंड ऑनरशिप है इसके बारे में बर्नियर ने लिखा है। तो क्या लिखा है ये देखो, तो भूस्वामी के बारे में बर्नियर लिखता है कि यूरोप के विपरीत, अपोजिट, तो यूरोप के विपरीत भारत में निजी भूमि स्वामित्व का अभाव था। Regarding land ownership, Bernier writes that unlike Europe, there was a lack of private land ownership in India. मतलब जैसे यूरोप के अंदर प्राइवेट लैंड बहुत है, मतलब इंडिविजुअल लोगों के पास अपनी अपनी जमीनें हैं, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है। मुगल सम्राट सारी भूमि का स्वामी था, यानी कि यहाँ पर क्या होता है भाई, जो मुगल सम्राट है, जो राजा है, वो सारी भूमि का स्वामी रहेगा, वही उसका ऑनर रहेगा, जो इसे अपने अमीरों में बांट देता था और
अर्थव्यवस्था के लिए ये काफी ज्यादा ही हानिकारक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई यूरोप के अंदर क्या हो रहा है ना, लोगों के पास अपनी अपनी जमीन है। इंडिया में क्या है, जो राजा है ना वो उसके पास सारी जमीन है, और वो क्या करता है उस जमीन को अपने अमीर अमीर बंदों में बांट देता है, एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जो कि इकोनॉमी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। अब इकोनॉमी चाहिए तो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा, है कि नहीं। तो राज के भू स्वामित्व के कारण खेती का या जो भूधारक है अपने बच्चों को नहीं दे सकते थे। मतलब जैसे कि आप रहते हो किसी मुगल एम्परर के अंडर में, तो आप जिस जमीन पे रह रहे हो आप अपने बच्चों को वो जमीन नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जमीन किसकी है, राजा की है। तो इसलिए वे भूमि में सुधार व निवेश में रुचि लेते ही नहीं थे। फिर आप क्या करोगे, आप भूमि भूमि को सुधारोगे थोड़ी, हटा। इससे क्या हुआ, कृषि का मार्ग रुक गया, तो ये भी नुकसान हो गया। अब बर्नियर ने जो है भू स्वामित्व के बारे में दो बातें लिखी, एक ये कि इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों के पास इंडिविजुअल लैंड नहीं है, सारी की सारी जमीन जो है वो राजाओं की है, और राजा भाई उसको अमीरों के बीच में बांट देता है, जिस वजह से अर्थव्यवस्था में नुकसान होता है, इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या बोला कि अगर आपके पास अपनी जमीन है ही नहीं, तो आप जिस जमीन पर रह रहे हो तो उसको आप ठीक क्यों करोगे, उसको आप ठीक करने में कोई भी इंटरेस्ट लोगे ही नहीं, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है एग्रीकल्चर पर आएगा। अब बर्नियर ने भारतीय समाज का भी वर्णन किया। बर्नियर क्या लिखता है कि भारत में मध्य वर्गीय नहीं है, मतलब मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति नहीं है। इसने ऐसा लिखा, भारत की खेती अच्छी नहीं है। दूसरी बात क्या लिखी कि भाई भारत में खेती अच्छी नहीं है, कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा हिस्सा कृषकों श्रमिकों के अभाव के कारण जो है कृषि विहीन है, और वहाँ की हवा भी क्या है, दूषित है। कह ये रहा है कि भाई मतलब इतनी बड़ी जमीन है जहाँ पर खेती की जा सकती है, लेकिन हमारे पास किसानी नहीं है, हमारे पास मेहनत करने के लिए लोग ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कृषि विहीन खेत हो गया है, मतलब वो हिस्सा जो है वो खराब हो गया है लैक ऑफ फार्मर की वजह से। तो एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर खराब है, और यहाँ की हवा जो है, मतलब उस एरिया की जो हवा है वो भी पॉल्यूटेड है, काफी गंदी है। बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोपीय शासकों ने मुगलों का अनुसरण किया, मतलब अगर यूरोप में जो रूलर्स हैं अगर उन्होंने सोचा कि नहीं यार मतलब हम क्या करते हैं ना, जो मुगल एम्परर है ना वैसा ही काम करते हैं, तो यूरोप जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बर्नियर भारत की अधिकांश समस्याओं की जड़ें निजी भू स्वामित्व के अभाव को मानता है। मतलब बर्नियर का ये मानना था कि भारत में जो इतनी तरह की समस्याएं हैं, जो इतनी तरह की प्रॉब्लम्स है, इसका कहीं ना कहीं जो रूट कॉज है वो है प्राइवेट लैंड ओनरशिप, जो लोगों के पास नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर अपनी जमीन नहीं है तो आप उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी सीधी खत्म हो जाती है, आप बहुत सारी चीजें जो है वहां से डेफिनेटली खराब होने लगेगी। फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने उसके वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद की धारणा को विकसित करने में किया। इसी आधार पर मार्क्स ने एशियाई उत्पादन पद्धति का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, अब आश्चर्य की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्तावेज यह इंगित नहीं करता कि राज्य की भूमि का एकमात्र जो है वही स्वामी है, जैसा कि बर्नियर ने लिखा। बर्नियर ने क्या लिखा कि भाई सारी की सारी जो भूमि है वो राजा की है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि कोई भी सरकारी मुगल दस्तावेज, यानी कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट या मुगल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये इंडिकेट करता हो कि जो स्टेट की जमीन है उसका ऑनर कौन होगा, स्टेट या फिर राजा होगा। तो बर्नियन ने इसको जो देखा उस हिसाब से लिखा, जबकि इसका कोई भी उसके पास प्रूफ नहीं था। ठीक है, बर्नियन ने जो है यहाँ पर शिल्पकारों का भी वर्णन किया, जो हमारे देश के क्राफ्ट्समैन थे उसके बारे में भी लिखा। तो शिल्पकारों के संदर्भ में बर्नियन ने क्या लिखा वो देखते हैं। शिल्पकार मूल रूप से आलसी होता है। क्या लिखा है इसने कि बेसिकली जो क्राफ्ट्समैन है वो लेजी होते हैं। जो भी वह निर्माण करता है, मतलब वट एवर ही डिड, वो क्यों करता है, तो वो अपनी आवश्यकताओं या अन्य बाध्यताओं के कारण करता है। मतलब एक शिल्पकार है, अगर वो कुछ बना रहा है ना, तो वो इसलिए कर रहा है या तो उसको उसकी जरूरत है, या फिर भैया उसको कंपल्सेशन या उसके ऊपर कुछ बाध्यता आई हुई है, किसी ने बोला है तो भैया वो करेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करेगा। मतलब अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है। उसके हिसाब से क्या है कि शिल्पकार जो हमारा जो क्राफ्ट्समैन है वो अपनी क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर रहा, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है करने में। बस वो या तो उसको जरूरत है कि भाई जैसे मान लो कि यार खत्म हो गया, अब कुछ पैसा चाहिए तो चलो एक मूर्ति बना लेते हैं, बेच लेंगे तो उसको खा लेंगे, मतलब उससे कुछ ले लेंगे। तो या तो इसलिए अपनी आवश्यकताओं को, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए कर रहा है, या फिर उसको भाई कोई बोल रहा करके, जैसे राजा की तरफ से हुक्म आया तो कर रहा है, अदरवाइज उसका खुद का कोई भी ध्यान उसमें नहीं है। तो शिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बेहतर बनाने की कोई भी प्रेरणा नहीं थी, कोई भी मोटिवेशन नहीं था, कोई चीज नहीं थी। क्योंकि अब इसका भी रीजन है, क्योंकि मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा किया जाता था। कि भैया क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ही मान लो कि आप कुछ कर रहे हो, आपने मूर्तियां बनाई, बहुत सारी बनाई और बहुत बन रही है, तो आपको जो मुनाफा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो लेके चला जाएगा आपसे राजा या आपका स्टेट।
तो आप करोगे, क्यों करोगे भाई इतनी मेहनत? इसने वो भी एक रीजन यहाँ पर दिया था। इसलिए उत्पादन हर जगह मुख्य था। ठीक है, मुख्य था मतलब कम था, बहुत कम था, इसने उसी चीज को बोला। सो द प्रोडक्शन वाज एवरीवेयर जो था वो काफी कम था। हालांकि वह यह भी जान मानता है कि पूरे विश्व में बड़ी मात्रा में बहुमूल्य धातुएं जो है वो भारत में ही आती थी। हाँ, पूरे दुनिया में बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, वो इस चीज को मानता था, लेकिन फिर भी वो ये कहता था कि शिल्पकार जो है यहाँ के, यानी कि यहाँ जो क्राफ्ट्समैन है वो आलसी है। और उनके आलसी होने का रीजन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर फिर से कौन आ गया? राज्य आ गया। क्योंकि वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि काम करेंगे तो भाई डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो मेहनत उनकी प्रॉफिट लेकर के चला जाएगा आपका राज्य। तो वो कहीं ना कहीं फिर से राज्य को दोष दे रहा है। बर्नियर एकमात्र इतिहासकार था जो राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण देता है। क्योंकि आपको ये इसलिए है कि बर्नियर जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए, कि एकमात्र बर्नियर वाज द ओनली हिस्टोरियन वो गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द वर्किंग ऑफ द स्टेट फैक्ट्री। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है 12 साल इसने जो है राजकीय कार्य में जो है बिताए हैं, तो इसको इसकी काफी अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, और ये वो बताता है। बर्नियर द्वारा नगरों का वर्णन, बर्नियर ने जो है यहाँ पर सिटीज के बारे में भी बताया है। तो नगरों के बारे में वह लिखता है कि 17वीं सदी में, यानी कि 17वीं सदी में, सॉरी 17वीं सेंचुरी में लगभग 15% भारतीय जनसंख्या नगरों में रहती थी। यानी कि 17 सेंचुरी तक जो है 15% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की शहरों में रहा करती थी, सिटीज में। यह अनुपात उस समय यूरोप से अधिक या इसके बावजूद भी, एक तो यूरोप से ज्यादा था, उसके बावजूद भी बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता था। ठीक है, ये राजकीय शिविरों पर निर्भर थे। मतलब ये तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि बर्नियर जो है हमारी पूरी चीजों को, मतलब भारत को सीधा सीधा जो है वो यूरोप से कंपीट करता था, और वहां से जो है क्लासीफाई वही करके बताता था। और इसने पूरे टाइम पीरियड में यही बोला कि भाई भारत एक निम्न ही रहा है यूरोप के हिसाब से। बेशक हमारे 50% पॉपुलेशन उस वक्त शहरों में रहते थे, लेकिन फिर भी ये बोलता था कि भैया सिविल शहर है ये, उतना ज्यादा जो है डेवलप नहीं है। और ये क्योंकि अभी भी किस पे डिपेंड है? तो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, तो ये उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानता था। अब इसके बाद आता है दास और दासियां, जो स्लेव्स और मेड्स हैं उनके बारे में देखो क्या चीजें लिखी हुई है। तो मध्यकाल के बाजार में खुले आम में दास बेचे और खरीदे जाते थे। भाई ये आपको पता है मध्यकाल के टाइम पीरियड में, यानी कि ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड में दास दासियां जो है वो बाजारों में बिका करते थे, लोग खरीद के लेके जाया करते थे। ये लोग होते थे, महिला और पुरुष हुआ करते थे, जिनको खरीदा और बेचा जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान महमूद तुगलक के घोड़े या ऊंट तथा दास जो है खरीदे थे। मतलब उनके छोड़े हुए लोगों को भाई साहब इब्न बतूता ने खरीदा था। इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 1 लाख टके तथा 200 दास दे दिए उसको। सोचो भाई, है कि नहीं है? अब दासों का क्या काम था, क्या उपयोग था, क्या काम होता था, तो अब सुनो। सुल्तान के कुछ दासियां संगीत में निपुण हुआ करती थी। मतलब सुल्तान को भैया संगीत सुनना है तो कुछ दासियां रख ली उसने, कुछ नाचने गाने के लिए रख ली है, कुछ खाना बनाने के लिए रख ली है, तो कुछ कमरे की सफाई के लिए रख ली है। तो इसी में काम आएंगे दास, और किस में काम आएंगे? अब दास की जो कीमत है विशेष रूप से उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू काम में थी, वो बहुत कम हुआ करती थी। भाई पालकी उठानी है, डोली उठानी है, इसके अंदर दासों का ही काम आना था। तो जो बाहर के काम करने वाले दास थे उनकी उनका जो क्या बोलते हैं कीमत, वो ज्यादा थी। और जो घर का काम क्या करेंगी, मतलब जैसे खाना बनाएंगी या झाड़ू पोछा वगैरह करेंगे या करेंगी, उनका जो कीमत थी, उनकी जो कीमत थी वो काफी ज्यादा ही कम थी। ठीक है, आगे है सती प्रथा, ट्रेडिशन ऑफ सती। तो भाई सती प्रथा के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा जरूर। सती कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर के आत्मत्याग कर लेती थी। सती प्रथा में बेसिकली क्या था कि भाई जैसे किसी का पति मर गया, तो उसकी जो चिता जलाई जलाई जा रही है ना, उसमें ही उसकी पत्नी भी जिंदा जल जाएगी। ये सती प्रथा है। ठीक है, यही प्रथा जो है सती प्रथा मानी जाती है। तो बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि हालांकि कुछ महिला प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थी, लेकिन अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था। हाँ, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उनकी चिल्लाने की आवाज जो है वो सुनाई ना दे। तो ये बड़ी ही एक हमारे उसके अंदर बड़ी घातक सी चीजें रही है ये, कि जिंदा जलाना, जिसके पति की डेथ हो गई है। तो ये भी इसके बारे में बर्नियर ने लिखा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इफ वी हेल्प यू, अगर आपको इससे नॉलेज मिली है,
तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, शेयर वगैरह तो कर ही सकते हैं। हम आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।